ये क्लास 9 सिविक्स की बुक का चैप्टर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। तो ये ओवरव्यू में हमें पूरे चैप्टर के बारे में बताया होता है, वो तो हम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसमें बताते हैं डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका जो है एक देश ना, अफ्रीका का सबसे सदर्न मोस्ट नेशन है साउथ अफ्रीका। तो स्टार्ट में बोलते हैं कि मैंने लड़ाई करी है वाइट डोमिनेशन से। वाइट डोमिनेशन मतलब वहाँ पे देखिए क्या था ना साउथ अफ्रीका में, जैसे कि हमारे देश में था कि गोरे लोग, अंग्रेज आकर के अंग्रेजों ने राज किया था, इसी तरीके से साउथ अफ्रीका में भी किया था। बट वहाँ पे अंतर ये रहा कि हमारा देश जब आज़ाद हुआ ना, तो सारे के सारे गोरे यहाँ से छोड़ के चले गए, कोई यहाँ पर रहता नहीं था। मगर साउथ अफ्रीका में वो लोग आकर के बस गए थे, उन्होंने रहना शुरू कर दिया था, ये दिक्कत हो गई थी। तो ये नेल्सन मंडेला लिखते हैं कि मैंने लड़ाई करी है वाइट डोमिनेशन से, जो वाइट आधिपत्य था, और मैंने लड़ाई करी है फॉट अगेंस्ट ब्लैक डोमिनेशन, मैंने ब्लैक डोमिनेशन के खिलाफ भी लड़ाई करी है, और मैंने मगर इस आइडियल को कभी नहीं छोड़ा। आई हैव चेरिश्ड द आइडियल ऑफ डेमोक्रेटिक and free society in which all persons live together in harmony and with equal opportunities। मगर मैंने इस भावना को, इस विचार को मैंने कभी नहीं छोड़ा कि हर कोई एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, एक फ्री सोसाइटी में साथ में अच्छे तरीके से रह सकता है और उनको सबको बराबरी का अधिकार भी मिले। इट इज़ एन आइडल विच आई होप टू लिव फॉर एंड टू अचीव। ये एक आइडल है, इस तरीके से ही हम लोग को रहना चाहिए और यही चीज़ हम लोग को अचीव करनी चाहिए। बट इफ़ नीड्स बी इट इज़ एन आइडल फॉर विच आई एम प्रिपेयर टू डाई। और अगर ज़रूरत पड़े तो ये जो आइडल है कि सब लोग शांति से, सद्भावना से, अच्छी तरीके से रह सके, अगर इसके साथ मैं जीता भी हूँ और अगर ज़रूरत पड़े तो इसके लिए मैं मर भी जाऊँगा। ये थे नेल्सन मंडेला। इनको ट्राई किया गया था, मतलब इनको सज़ा हुई थी ट्रीजन के लिए, मतलब इनको धोखेबाजी के लिए सज़ा हुई थी, गद्दारी की सज़ा हुई थी। और किसने दी थी? जो वाइट गवर्नमेंट थी ना साउथ अफ्रीका की, उन्होंने। और इन्हें और इनके साथी जो थे उनको सेंटेंस टू लाइफ, आजीवन कारावास की सज़ा इनको दी गई थी। कब? 1964 में। किस वजह से इनको सजा मिली थी? अपोजिंग अपार्थेड। अपार्थेड थी रंग भेद की नीति। इसमें क्या होता था ना कि ये जो गोरे लोग होते थे, ये कालों के साथ या फिर कलर्ड, मतलब ऐसे लोग जो अलग अलग ब्रीड्स के, जैसे कि इंडियंस, ठीक है, इंडियंस पे काफ़ी रहते हैं, उनके खिलाफ काफ़ी बुरा बर्ताव किया जाता था। ये थी रंग भेद की नीति, या फिर जिसको इंग्लिश में अपार्थेड कहते हैं। नेल्सन मंडेला ने 28 साल अपने जो है जेल में बिताया, और वो भी मोस्ट ड्रेडेड प्रिजन, बहुत ही ज़्यादा खराब जो प्रिजन होती है जेल, वो थी रॉबिन आइलैंड की जेल थी साउथ अफ्रीका में। उसमें इन्होंने बहुत ही लंबा समय अपना बिताया है, अपनी ज़िंदगी के 28 साल इन्होंने वहाँ बिताए हैं। ये नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये आपका क्लास 10th में भी चैप्टर है। इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़िए, वो चैप्टर भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा जब क्लास 10th में जाएंगे। आता है स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थेड, अपार्थेड के खिलाफ लड़ाई। ये नेम है, ये नाम दिया जाता है जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, मतलब रंग भेद के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है, जो कि साउथ अफ्रीका में ही सबसे ज़्यादा प्रचलित रहा है। इस सिस्टम में जो वाइट यूरोपियंस थे वो ये सिस्टम इम्पोज करते थे अफ्रीका में। 17th और 18th सेंचुरी के टाइम में क्या होता था, जो व्यापार की कंपनियां होती थी ना यूरोप की, वो काफ़ी सारे मतलब अपने हथियार वगैरह इकट्ठा कर लेती थी, और इसी तरीके से उन्होंने इंडिया पे भी अपना आधिपत्य जमाया था, गुलाम बनाया था। बट अनलाइक इंडिया, जो काफ़ी सारे वाइट्स थे ना, वो साउथ अफ्रीका में सेटल हो गए थे और वहाँ के लोकल रूलर्स बन गए थे। और ये जो सिस्टम था ना अपार्थेड का, ये लोगों को भेदभाव करता था, लेबल करता था उनकी स्किन, उनकी चमड़ी के कलर के आधार पर, स्किन के कलर के आधार पर। नेटिव पीपल जो वहाँ के मूल निवासी थे साउथ अफ्रीका के, उनका रंग तो काला होता है, और वो लगभग 3/4 थे, मतलब 75% उन्हीं की पॉपुलेशन थी, और उनको क्या बोला जाता था? ब्लैक्स बोला जाता था। और इस ग्रुप के अलावा कुछ बिसाइड दीज टू ग्रुप, एक हो गया वाइट, हो गया एक ब्लैक, हो गया एक मिक्स्ड रेस भी होती थी, जिसको ये अंग्रेज कलर्ड बोलते थे, जो कि लोग इंडिया से आए हुए थे। वाइट रूलर्स जो है ना, जितने भी नॉन वाइट लोग थे उनको खुद से इन्फीरियर समझते थे, खुद से नीचा समझते थे। नॉन वाइट्स जो थे ना, उनके पास वोट देने का अधिकार नहीं था। अपार्थेड सिस्टम जो था ना, वो काफ़ी ज़्यादा ऑप्रेसिव था, मतलब काफ़ी ज़्यादा खराब था ब्लैक्स के खिलाफ। उनको वाइट के एरियाज़ में रहने नहीं दिया जाता था, और दे कुड वर्क इन वाइट एरियाज़ ओनली इफ़ दे हैड परमिट, मतलब वाइट एरियाज़ में वर्क कर सकते थे जब उनके पास परमिट हो। ट्रेन हो गई, बस हो गई, टैक्सी, हॉस्पिटल, स्कूल, सारी की सारी जो चीज़ें होती थी ना, वो सबकी अलग अलग होती थी। पब्लिक टॉयलेट्स वाइट और ब्लैक के लिए बिल्कुल अलग थे, सेपरेट थे। और इसी नीति को दिस वॉज कॉल्ड सेग्रीगेशन, इसको हम लोग सेग्रीगेशन की नीति कहते हैं। ठीक हो गया, सेग्रीगेशन होता है
भेदभाव, इसको हम लोग भेदभाव की नीति के नाम से जानते हैं, पॉलिसी ऑफ सेग्रीगेशन। दे कुड नॉट इवन विजिट द चर्चेज वेयर द वाइट वर्शिप्ड, वो मतलब काले लोग ना उन चर्चेस में भी नहीं जा सकते थे जिसमें वाइट लोग जाते थे। ब्लैक्स कुड नॉट फॉर्म एसोसिएशंस और प्रोटेस्ट अगेंस्ट द टेरेबल ट्रीटमेंट, मतलब ब्लैक्स जो है ना वो प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते थे, इतना जो बुरा उनके साथ हो रहा था। 1950 तक ब्लैक्स, कलर्स, इंडियंस जो है ना वो लड़ाई करते रहे अपार्थाइड के खिलाफ। उन्होंने फिर काफ़ी सारे मतलब मार्चेस, जैसे कि हमारी आपने क्लास में इंडियन स्ट्रगल में पढ़ा है, मार्च निकालते थे, एसोसिएशन बनाते थे। तो इनकी सबसे बड़ी पार्टी थी जिसका नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। जैसे हमारे देश में इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, इसी तरीके से वहाँ पे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी। ये अम्ब्रेला सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने स्ट्रगल करी है ये सेग्रीगेशन, जो ये भेदभाव की नीति थी, इसके खिलाफ। और इसमें काफ़ी सारे, दिस इंक्लूडेड मैनी वर्कर्स, काफ़ी सारे वर्कर्स थे, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भी इसमें थे। काफ़ी सारे सेंसिटिव वाइट्स जो मतलब सोचते थे कि गलत हो रहा है, उन्होंने भी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया अपार्थाइड के खिलाफ और काफ़ी अपना इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया स्ट्रगल में। काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने इस अपार्थाइड जो थी ना बहुत ही खराब चीज़ थी, तो बहुत सारी कंट्रीज ने इसको डिनाउंस कर दिया था, बहुत सारी कंट्रीज ने इसको छोड़ दिया था। बट जो वाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट थी ना, रेसिस्ट का मतलब होता है नस्ल भेद, मतलब हम गोरे हैं तो हम ज़्यादा अच्छे हैं, इस तरीके की जो नीति थी ना वहाँ पर ये चला करती थी। ये मगर पूरी दुनिया ने अपार्थाइड को छोड़ दिया, बट ये जो था ना साउथ अफ्रीका में चलता रहा, काफ़ी सारे लोगों को टॉर्चर किया, बहुत सारे लोगों को मार दिया, ठीक है, ये सब वहाँ पर चल रहा था। अब टुवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जैसे जैसे प्रोटेस्ट बढ़ते रहे, स्ट्रगल बढ़ते रहे अपार्थाइड के खिलाफ, गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया कि अब वो ब्लैक्स को और ज़्यादा अपने रूल के अंदर नहीं रख सकते हैं। वाइट रजीम जो है ना उसने अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करना शुरू कर दिया। जो डिस्क्रिमिनेटरी लॉज, इसका मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा भेदभाव करने वाले कानून थे उनको हटा दिया गया। जो बैन था पॉलिटिकल पार्टीज़ पे, मीडिया पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी कि मीडिया बिना सरकार की मर्जी से कुछ छाप नहीं सकती, वो सारी की सारी चीज़ें हटा दी गई। और लगभग 28 साल की जेल के बाद नेल्सन मंडेला को जेल से रिहा करा गया एज अ फ्री मैन। फाइनली 26 अप्रैल 1994 को क्या हुआ, नया मल्टीनेशनल फ्लैग ऑफ नया जो है फ्लैग बनाया गया, किसका, रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका का। मतलब साउथ अफ्रीका एक रिपब्लिक, एक डेमोक्रेसी बन गई थी 24 अप्रैल 1994 को। वॉज अनफ्रिल्ड मार्किंग द न्यूली बॉर्न डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, मतलब एक बहुत ही अच्छी डेमोक्रेसी के रूप में सामने आई थी पूरी दुनिया के। अपार्थाइड गवर्नमेंट जो थी ना कि भेदभाव वाली जो नीति अपनाने वाली सरकार थी वो खत्म हो गई। पेविंग द वे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मल्टी रेशियल गवर्नमेंट, और कैसी गवर्नमेंट बनी, मल्टी रेशियल, जिसमें वाइट भी होंगे, ब्लैक भी होंगे, कलर्ड भी होंगे, सब लोग होंगे, इस तरीके की सरकार बनाई गई। अब ये किस तरीके से हो पाया, हम लोग नेल्सन मंडेला की बात सुनते हैं जो कि पहले प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के। ये बोलते हैं कि हिस्टोरिकल एनिमीज जो सदियों से एक दूसरे के दुश्मन रहे थे वो साथ आए और उन्होंने ध्यान रखा कि पीसफुल ट्रांजिशन, मतलब बिल्कुल अच्छे तरीके से अपार्थाइड से, जो अपार्थाइड की नीति थी, भेदभाव की नीति थी, उससे वो डेमोक्रेसी में की तरफ बढ़े। एग्जैक्टली क्योंकि वो लोग सब प्रिपेयर्ड थे टू एक्सेप्ट द इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ गुडनेस इन अदर, क्योंकि हर किसी के अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो इंसान अच्छा होता है, हर किसी के मन में अच्छाई ज़रूर होती है चाहे वो कितना भी बुरा इंसान हो। फिर भी ये कहते हैं माई विश, मेरी ये विश है कि साउथ अफ्रीकन जो है कभी भी अपनी ये जो गुडनेस का बिलीव है ना, ये बिलीव कि हर किसी में अच्छाई होती है, इसको ना छोड़े और वो चेरिश करे, मतलब खुशी मनाए। जो ह्यूमन बीइंग के अंदर जो फेथ होता है इज़ द कॉर्नर स्टोर ऑफ आर डेमोक्रेसी। हमारी जो डेमोक्रेसी का एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है बिलीव इन गुडनेस, हर एक इंसान में एक अच्छाई होती है, इस बिलीव को कभी भी साउथ अफ्रीकन्स ना छोड़े। तो आफ्टर द इमर्जेंस ऑफ न्यू डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका, जब नया डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका बन के आया तो ब्लैक लीडर्स ने अपील करी टू फॉलो ब्लैक्स टू, मतलब साउथ अफ्रीका के लीडर्स ने अपील करी कि जो भी ब्लैक लोगों के साथ वाइट लोगों ने किया है, उसकी जो भी एट्रोसिटीज़ की हैं, जो भी बुरा व्यवहार किया है, उसको वो भुला दें और सब लोग साथ मिल करके देश को चलाएं। उन्होंने ये कहा कि जो नया साउथ अफ्रीका बनेगा वो इक्वालिटी ऑफ ऑल, हर किसी के मतलब बिल्कुल सब लोग समान हैं इस पे बनेगा, सारे मेन विमेन सारे के सारे सब समान हैं, सबको डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ मिलेंगी, सबको सोशल जस्टिस मिलेगी। डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ का मतलब होता है सब समान है, हर कोई सरकार के सामने समान होगा। सोशल जस्टिस मतलब सोसाइटी में सबका जो है एक जैसा हक होगा। ह्यूमन राइट, सबको
जो मानवीय अधिकार होते हैं ना, जिंदा रहने का अधिकार, बोलने का अधिकार, ये सारे अधिकार दिए जाएंगे। और पार्टी जो रूल करेगी, रूल थ्रू ऑपरेशन एंड ब्रूटल किलिंग्स, एंड द पार्टी दैट लेट द फ्रीडम सेट टुगेदर टू ड्रॉ अप अ कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब उस पार्टी ने जो बहुत ज़्यादा जिस पे अत्याचार किया था, और जो पार्टी उस अत्याचार को मतलब उस अत्याचार के खिलाफ लड़ाई कर रही थी, दोनों साथ मिलकर के बैठे और उन्होंने अपना संविधान बनाया। 2 साल की लंबी डिस्कशंस और डिबेट्स के बाद दुनिया का वन ऑफ द फाइनेस्ट, दुनिया का सबसे अच्छों में से एक कॉन्स्टिट्यूशन इनका निकल के आया। कॉन्स्टिट्यूशन ने सिटीजन्स को बहुत ज़्यादा राइट दिए, जो कि किसी कंट्री में इतने एक्सटेंसिव राइट अवेलेबल नहीं थे। टुगेदर सबने डिसाइड किया इन द सर्च फॉर सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स, मतलब किस तरीके से हम दिक्कतों का सामना करेंगे और कैसे उनका समाधान निकालेंगे। नोबडी, किसी को भी हम जो है नहीं पीछे छोड़ेंगे। नो वन शुड बी ट्रीटेड एज अ डीमन, किसी को भी हम लोग शैतान या फिर किसी को भी हम नीचा नहीं मानेंगे। उन्होंने ये अग्री किया कि हर किसी को सोल्यूशन का पार्ट बनाएंगे, मतलब हर किसी को मौका देंगे कि वो अपना मत रख सके, अपने विचार रख सके, और चाहे वो जो भी हो, चाहे जो भी हुआ हो, ठीक है, पास्ट में, मगर अब सब लोग बराबर हैं। जो प्रियम्बल का मतलब होता है जैसे कि एक आप समरी कह सकते हैं कि पूरे संविधान की, पूरी कॉन्स्टिट्यूशन की एक समरी क्या होती है। इस चैप्टर में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अपने देश के संविधान की प्रियम्बल के बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे। तो इसी तरीके से साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन को भी प्रियम्बल पूरी तरीके से सम अप करता है, बताता है कि इसमें पूरा क्या है। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्स डेमोक्रेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने डेमोक्रेट्स, मतलब जो डेमोक्रेसी में बिलीव रखते हैं, ऐसे लोगों को पूरे साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन ने इंस्पायर किया पूरी दुनिया में। इंडिया में भी साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ चीज़ें ली गई हैं। अगर आपको पता है वो क्या है तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो एक स्टेट था जिसको डिनाउंस कर दिया था, पूरी दुनिया ने कह दिया था 1994 तक ये तो अनडेमोक्रेटिक है। अब मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी बन गया, मतलब ये दुनिया का सबसे अच्छी डेमोक्रेसी के रूप में उभर के आया। ये चेंजेस कैसे पॉसिबल हुए? साउथ अफ्रीका का जो ट्रांजिशन था वो, मतलब ये जो बदलाव था, ये काफ़ी बिटर एक्सपीरियंसेस थे, काफ़ी बुरे उनको चीज़ें झेलनी पड़ी थी। इनटू द बाइंडिंग ग्लू ऑफ अ रेनबो नेशन, मतलब इतनी ब्रुटैलिटीज़, इतनी बुरी चीज़ें झेलने के बाद एक वो मतलब रेनबो जैसा एक बहुत ही खूबसूरती सी उभर के आई थी। स्पीकिंग ऑन द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बोलते हुए बताते हैं नेल्सन मंडेला कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है साउथ अफ्रीका का, वो बताता है हमारे पास्ट के बारे में भी और हमारी फ्यूचर के बारे में भी। एक तरफ it is solemn pact in which we as South Africans declare to one another that we shall never permit a repetition of our racist, brutal and repressive past। एक तरफ तो ये हमें बताता है कि हम जो साउथ अफ्रीका के लोग हैं, ये जो बुरी चीज़ें हुई थी हमारे देश में कि लोगों के साथ अत्याचार होता था, भेदभाव होता था, उनको दबाया जाता था, इसको कभी भी हम लोग आगे नहीं लाने देंगे। पर हमें ये भी बताता है कि देश का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा, किस तरीके से सब लोगों का साथ लेकर के हमें कंट्री को इस तरीके से बनाया जाएगा कि ये सबकी हो, ये ब्लैक की भी हो, वाइट की भी हो, वुमेन की भी हो और मैन की भी हो, ये सबकी कंट्री हो। इस तरीके से नेल्सन मंडेला बताते हैं। फिर व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हम लोगों को संविधान की ज़रूरत क्यों होती है? साउथ अफ्रीका का एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा, इससे हम लोग को समझ में आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत हमारे देश में मतलब पूरी दुनिया में संविधान की ज़रूरत क्यों होती है। क्योंकि ऑपरेसर मतलब जो दबा रहा है और ऑपरेस्ड जिसको दबाया जा रहा है, वो नई डेमोक्रेसी में साथ में किस तरीके से रहेंगे? बराबर की तरह। पहले तो ऊंच नीच थी, अब वो बराबर की तरह कैसे रहेंगे? ये इजी टास्क नहीं होगा, ठीक है। एक दूसरे पर भरोसा कर पाना, उनके मन में क्या होंगे? फियर्स होंगे, उनके मन में डर होंगे, वो सेफगार्ड चाहते होंगे कि भाई हमें जो ये हक मिले हैं ये हमारे पास रहे। ब्लैक माइनॉरिटी ये इंश्योर करना चाहती थी कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल जो है उसमें मेजॉरिटी का रूल कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए। मतलब मेजॉरिटी मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे कि भेदभाव की नीति थी अब मेजॉरिटी करने लगे माइनॉरिटी के साथ, या फिर वही भेदभाव की नीति वापस आ जाए, ये सब ना हो, इसलिए रूल्स लिखे गए कॉन्स्टिट्यूशन में। वो चाहते थे कि सोशल और इकोनॉमिक राइट्स अच्छे से मिले सबको। वाइट माइनॉरिटी वॉज इन टू प्रोटेक्ट हिज प्रिविलेजेस एंड प्रॉपर्टी, और वाइट माइनॉरिटी क्या चाहती थी कि उनकी जो प्रिविलेज है, उनकी जो सत्ता है, उनकी जो प्रॉपर्टी है वो ना छीनी जाए। काफ़ी लंबी नेगोशिएशंस के बाद दोनों की दोनों जो पार्टीज हैं उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया। वाइट्स ने अग्री किया कि प्रिंसिपल जो होगा प्रिंसिपल्स ऑफ मेजॉरिटी रूल एंड दैट 1 person 1 vote। वाइट माइनॉरिटी जो थी, माइनॉरिटी का मतलब होता है कम लोग, मेजॉरिटी का मतलब होता है ज़्यादा लोग। तो वाइट तो बहुत कम थे, 75% पॉपुलेशन तो ब्लैक की थी। उसके अलावा
आप समझिए 20% के आसपास भी नहीं होंगे वाइट्स, इतने कम थे और इतने सारे लोगों पे राज चला रहे थे। ठीक है, तो वाइट ने अग्री किया कि हम मेजॉरिटी के प्रिंसिपल को मानेंगे और एक इंसान को एक ही वोट मिलेगा। उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया कि बेसिक राइट जो है पुअर को दिए जाएंगे और वर्कर्स को भी, मतलब कुछ हक दिए जाएंगे गरीब लोगों को भी और वर्कर्स को भी। ब्लैक मान गए कि मेजॉरिटी का रूल जो है, ब्लैक्स ने ये माना कि क्योंकि ब्लैक्स मेजॉरिटी में थे कि बिल्कुल एब्सोल्यूट रूल नहीं होगा। उन्होंने ये माना कि जो ब्लैक है वो प्रॉपर्टी जो है ना वाइट्स की उसको नहीं छीनेंगे। और बट ये कॉम्प्रोमाइज इजी नहीं था। बट किस तरीके से ये कॉम्प्रोमाइज हुआ? इवन इफ दे मैनेज टू ट्रस्ट ईच अदर, व्हाट वाज द गारंटी दैट दिस ट्रस्ट विल नॉट बी ब्रोकन इन फ्यूचर। एक दूसरे को ट्रस्ट कर लिया, बट कैसे माने कि ये फ्यूचर में ट्रस्ट ब्रेक नहीं होगा? ओनली वे इस चीज को बिल्ड करने की कि ट्रस्ट मेंटेन रहे ऐसी सिचुएशन में इज टू राइट डाउन सम रूल्स ऑफ द गेम। मतलब सब कुछ ट्रस्ट मेंटेन रहे तो हमको क्या करना पड़ेगा? हम लोगों को सारे के सारे रूल्स लिखने होंगे ताकि फ्यूचर में भी इनको माना जा सके। दीज रूल्स डिटरमाइन, ये रूल्स बताएंगे कि इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास क्या पावर होंगी और उनके पास कौन सी पावर नहीं होंगी। फाइनली ये रूल्स हम लोग को बताएंगे कि सिटीजन्स के क्या राइट होंगे। रूलर्स जो होंगे वो सिर्फ विनर्स जो होंगे कैन नॉट चेंज देम इजीली, मतलब जो जीत करके आएंगे वो इन रूल्स को आसानी से चेंज ना कर पाए। दिस इज व्हाट द साउथ अफ्रीकन डिड, और यही साउथ अफ्रीकन ने किया। ठीक है, दे अग्रीड ऑन सम बेसिक रूल्स, वो कुछ बेसिक रूल्स पे अग्री हो गए और इस बात पे भी अग्री हुए कि रूल्स जो हैं वही सबसे ज्यादा बड़े होंगे। कोई गवर्नमेंट इन रूल्स को इग्नोर नहीं कर सकती है। और ये सेट ऑफ जो बेसिक रूल्स है ना, इसी को क्या कहते हैं हम लोग? संविधान। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेट ऑफ बेसिक रूल्स इज कॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन बनाना एक कोई अलग सी चीज़ नहीं थी उसके लिए, साउथ अफ्रीका के लिए तो सारे देश ही करते हैं। हर कंट्री में बहुत सारे डाइवर्स ग्रुप होते हैं, अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं। उनके बीच का जो रिलेशन है वो हमेशा वाइट्स या ब्लैक्स की तरह नहीं होगा, बट ओवरऑल पीपल जो होते हैं ना वर्ल्ड के, उनके ओपिनियंस में वो क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस तो होते ही हैं। चाहे वो डेमोक्रेटिक हो चाहे ना हो, ज़्यादातर देश जो है ना वो दुनिया के नीड टू हैव दीज बेसिक रूल्स। ठीक है, चाहे डेमोक्रेसी हो ना हो, बट कुछ बेसिक रूल्स तो होने ही चाहिए जिसके हिसाब से हमारे देश की सत्ता चलनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि दिस अप्लाइज नॉट जस्ट टू गवर्नमेंट, सिर्फ गवर्नमेंट पे ही ये चीज ना अप्लाई हो कि भाई आप ही रूल्स के हिसाब से चलेंगे। इंसान को, हर एक इंसान को, हर सोसाइटी को रूल्स के हिसाब से चलना चाहिए। एनी एसोसिएशन नीड्स टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी एसोसिएशन हो, कोई भी लोग हो, हर किसी को संविधान की जरूरत होती है। इट कुड बी अ क्लब इन अ एरिया, आपके एरिया का क्लब है, जैसे कि आप लोगों का गेम होता है, गेम में रूल्स होते हैं, रूल्स नहीं होंगे तो सब अपनी मर्जी से काम करेंगे और कुछ भी हो नहीं पाएगा। इसलिए चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, हर किसी को सोसाइटी में जो रूल मेकिंग हो, तभी तो हमारे वहाँ मतलब काफी सारे पुराण वगैरह हैं जिसमें काफी लॉज वगैरह भी लिखे हुए हैं, तो वो हम उससे बेके कॉन्स्टिट्यूशन होते थे। दस कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है कंट्री का इज अ सेट ऑफ रिटन रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल पीपल लिविंग टुगेदर इन अ कंट्री। ठीक है, तो सेट ऑफ रिटन रूल होते हैं, लिखे हुए रूल होते हैं जो देश के सारे लोग एक्सेप्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन देश का सबसे बड़ा लॉ होता है, सुप्रीम लॉ होता है, दैट डिटरमाइन रिलेशनशिप अमंग पीपल लिविंग इन द टेरिटरी एंड ऑल्सो रिलेशन बिटवीन पीपल एंड द गवर्नमेंट। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में ना कुछ रूल्स लिखे हुए होते हैं जो उसमें रहने वाले लोग एक्सेप्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा लॉ होता है देश का, वो डिटरमाइन करता है रिलेशनशिप बिटवीन लोगों के बीच में जो उस देश में रह रहे होते हैं और गवर्नमेंट के बीच में। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी सारे काम करता है। सबसे पहले ये जनरेट करता है ट्रस्ट, तो इट जनरेट a degree of trust and coordination that is necessary for different kind of people to live together। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, एक ट्रस्ट जनरेट करता है। ट्रस्ट जनरेट करता है इसलिए कि कोऑर्डिनेशन बन सके, इतना नेसेसरी कोऑर्डिनेशन बन सके लोगों के बीच में ताकि वो देश में थोड़ा ढंग से आराम से रह सके। सेकेंड पॉइंट, ये स्पेसिफाई करता है कि जो गवर्नमेंट है वो किस तरीके से बनेगी और किसके पास पावर होगी डिसीजन लेने की। तो सबसे पहले कि लोगों के बीच में ट्रस्ट हो कि भाई लोग एक दूसरे पर विश्वास करें, लोग सरकार पर विश्वास करें। सबसे पहली चीज़ है कॉन्स्टिट्यूशन ये इंश्योर करता है। दूसरी चीज़ ये इंश्योर करता है कॉन्स्टिट्यूशन की पावर किसके पास होगी डिसीजंस को लेने की। तीसरी चीज़ ये बताता है कि पावर जो है ना लिमिट, ऐसा भाई सरकार को बिल्कुल अंधी पावर थोड़ी ना दे दी जाएंगी कि कुछ भी अपनी मर्जी से करे। तो
ठीक है, ये थोड़ी सी सिटीजन्स को ज़्यादा पावर प्रोवाइड करता है और गवर्नमेंट की पावर पे थोड़ा सा लिमिट लगाता है। फोर्थ है एक्सप्रेस करता है एस्पिरेशंस कि भाई इस देश के लोग क्या चाहते हैं, इस देश के लोग किस तरीके की सोसाइटी चाहते हैं। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। डिग्री ऑफ ट्रस्ट इंश्योर करता है, ठीक है, और पावर किस तरीके से यूटिलाइज होगी वो बताता है। कुछ लिमिटेशंस भी लगाता है पावर पे गवर्नमेंट की और सिटीजन्स को राइट प्रोवाइड करता है और हमें बेसिक एस्पिरेशंस बताता है, इच्छाएं बताता है कि लोग इस देश के क्या चाहते हैं। सारी की सारी कंट्रीज जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है वो जरूरी नहीं वो डेमोक्रेटिक हो, बट जितनी भी कंट्रीज डेमोक्रेसी हैं उनके पास संविधान जरूर होगा। इसका क्या मतलब है, मतलब आप कोई भी ऐसे तो जो मोनार्की होती है, राजा महाराजे का रूल होता है, उसमें भी कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, बट ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन होने का मतलब ये नहीं होता कि वहां पे डेमोक्रेसी होगी, बट जहां पर डेमोक्रेसी होगी वहां पर संविधान का होना जरूरी है, वरना डेमोक्रेसी चलेगी कैसे जब तक हमारे पास कुछ सेट ऑफ बेसिक रूल्स नहीं होंगे। तो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो थी अमेरिकन्स की, अमेरिका पे भी ब्रिटेन का रूल था ना पहले, तो उन्होंने लड़ाई करी, उसके बाद उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, उन्होंने भी अपना डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। तो एक ये प्रैक्टिस बन गई है पूरी दुनिया के डेमोक्रेसीज की कि वो अपने लिए क्या करेंगे, अपने लिए एक संविधान बनाएंगे। अब हम लोग जो इतना हमने इस वीडियो में देख लिया, जो नेक्स्ट पार्ट है ना मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये वाला जो पूरा पार्ट है ये अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। ज़्यादा बड़ा नहीं होगा ये वाला, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं क्योंकि ये वाला इंपॉर्टेंट है, मगर काफ़ी देखिए जो फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो हमें इसमें से मिलती है। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।